स्टार्ट करें सर? हाँ हो रहा सर, एक सेकंड। अच्छा ठीक। हाँ सर लाइव है, स्टार्ट कर दीजिए। Thank you, sir. Good afternoon, all the students present here. Today, I am going to take your class on the environmental pollution. So, I am going to define about air and water pollution today. Okay. So, in the previous class, we have discussed about the pollution is different sources, something about air and something about water pollution. और उस टाइम पे बताते समय थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हुआ था कि आई वाज नॉट एबल टू शो माय प्रेजेंटेशन वेल, तो मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट 5 मिनट्स आप लोगों का लूंगा, कुछ चीजें रिपीट करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे जैसे कि कुछ स्टूडेंट ने क्वेरी किया था। First thing is, what is the meaning of environmental pollution? So you should know any undesirable change. जैसे for example, जैसे me, I can take 3 glass of water at a time. Maximum, this my limit. But if I take 10 glass, then definitely there will be problem with my body, with my strength. Okay, 10 glass पी लूंगा तो problem हो जाएगी मुझे. Same things happens with the pollution environment. So environmental में, हमारे environment में everything is in a definite limit. environment में एक डिफाइंड है कि इतना नाइट्रोजन है, इतना ऑक्सीजन है, इतना इनलेट है. बट जब किसी चीज का एक्सेस बढ़ जाता है, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ फ्रैक्शन है 0.035, but our population is increasing, so our demand is increasing, we are cutting the trees, that leads desertification. और वहां पे क्या होगा, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, बाहर निकालते हैं. बट अगर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी, प्लांट है ही नहीं, तो कौन उसको वो करेगा, कौन उसको प्यूरिफाई करेगा? बढ़ गया कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज, बढ़ गया, तो वहां पे प्रॉब्लम क्या आया? The Earth's surface gets heated up by a phenomenon that is called as a global warming. Carbon dioxide जो है sun की excess heat को absorb कर लेती है. So this is the basic fundamental concept of global warming. ठीक, तो एवरीथिंग इज रिलेटेड विद ईच अदर. तो वहां पे क्या होगा कि यही मतलब है कि किसी भी चीज का एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज अ पोल्यूशन. एंड थिंग्स, जो भी पोल्यूटेंट क्या है, जो उसको कॉज करने वाले हैं. ठीक है, तो जस्ट हियर अबाउट द डेफिनेशन व्हिच आई डिस्कस इन द लास्ट क्लास आल्सो. ओके, this is done. So here in the slide you can see how many types of pollution is there: air, water, marine, thermal, soil, noise, nuclear, etc. Okay, so what is the meaning of air pollution? Any undesirable change in the physical, chemical, biological characteristics of the air is called as a air pollution. Okay, okay, so आगे चलते हैं. We define our atmosphere into 4 spheres: ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, एनो, जो कि आपको डिस्कस किया गया था जब आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया गया होगा कि कौन से स्फीयर में क्या होता है. तो बेसिकली अब देखो, ट्रोपोस्फीयर पोल्यूशन कहाँ काज होता है? बेसिकली ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर में काज होता है. यू कैन सी हियर इन द स्लाइड इन अ पिक्टोरियल representation the percentage of gas present in the atmosphere, where here you can see nitrogen is have the maximum percentage, 78.1% अराउंड नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है. ऑक्सीजन उससे कम होता है, आर्गन उससे भी कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उससे भी कम. तो ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ गैसेस हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है. ओके, so basically air is a mixture of nitrogen, oxygen, water vapor, carbon dioxide and inert gases. ठीक है, human activities can release substances into the air, some of which can cause problem to human, plants and animals. Natural composition of gases, आप लोगों का जो क्वेश्चन आंसर लिखते जाओ, जहां नहीं समझ में आ रहा है वो भी लिख दो, वो भी मैं डिफाइन कर दूंगा. ठीक है, अभी मैं 5 मिनट के बाद आपके क्वेश्चन आंसर लूंगा. ठीक है, ये मैंने उस दिन बताया था, बट अभी आप लोगों की कुछ क्वेरी आई थी कि सर फिर से बताइएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ. तो ये हो गया एग्जांपल ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स: कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन, पार्टिकुलेट मैटर, डस्ट, स्मोक. ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये हो गया हमारा. ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि
we can differentiate sources of air pollution into two types. One is anthropogenic and the other is natural. Anthropogenic means man-made sources. Man-made में क्या क्या आता है? Man-made में आपका आएगा थर्मल पावर स्टेशन, वेहिकुलर इमल्शंस, इंडस्ट्रियल यूनिट. हम बाइक चलाते हैं, वो भी मैन-मेड में आता है कि नहीं आता? कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, एक्सेट्रा, ये सारा का सारा हमारा मैन-मेड में आता है. ठीक है. फिर वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, फॉरेस्ट फायर्स हो गया. ठीक है. बायोलॉजिकल डिके हो गया, पॉलन गैस मासेस. ये कुछ ऐसे भी हैं जैसे फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें, आंधी आती है, बहुत तेज आंधी आ गई एक टाइम पे, क्या होता है? जो धूल है, मिट्टी है, वो किस पे पड़ती है? प्लांट के लीव्स पे आके सेट हो जाती है, स्टोमेटा को ब्लॉक कर देती है. स्टोमेटा के ब्लॉकेज से क्या हुआ? प्रॉब्लम ये आई, स्टोमेटा के ब्लॉकेज से फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी प्लांट की बंद हो गई. और फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी जहां प्लांट की बंद हुई, वहां पे क्या हो जाएगा? वहां पे दिक्कत ये आएगा कि उसको फूडिंग जो फ्रूट बनाता है, वो फ्रूट बनना बंद हो जाएगा. ठीक है. तो राइट नाउ वी शुड थिंक अबाउट हाउ टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन सेक्टर. ओके, वो हम अभी आगे बताते हैं आप लोगों को. ठीक है. अब देखो यहाँ पे, अभी आपका सॉइल पोल्यूशन भी लेना है आज. ये मैंने बता दिया था, डिटेल में बताया था उस दिन, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल, ये आपको पता ही है. क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, हाउ वी कैन क्लासिफाई एयर पोल्यूटेंट्स इनटू हाउ मेनी सोर्सेस. वन इज प्राइमरी पोल्यूटेंट, another is secondary pollutant, isn't it? Primary and secondary pollutant. ठीक है. Primary means which are emitted directly, that is called as a primary. बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, उससे जो डायरेक्टली निकलता है आफ्टर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल. कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2. सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स वो होगा when these kind of gases went into the atmosphere and combined with each other and form different kind of gases. For example, acid rain. कार्बन मोनोऑक्साइड गया, सल्फर डाइऑक्साइड गया, NO2 गया एटमॉस्फेयर में, वहां पे जा करके उन्होंने रिएक्शन किया, और रिएक्शन के बाद क्या बनाया? H2 एसिडिक बना दिया उस पानी को. प्रेसिपिटेशन लेस देन 6 pS इज कॉल्ड एज एसिड रेन. एसिड रेन के फॉर्म में बरसा, तो वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है. पैन, स्मॉग, ओजोन भी हमारा सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में आता है. क्लियर है? क्लासिफिकेशन ऑफ एयर में दो होगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. रिमेंबर इट. नेम ऑफ द गैसेस मैंने बता रखा था आप लोगों को लास्ट क्लास में. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, CFC है, लेड है, पार्टिकुलेट मैटर. इस पे मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा. इंडोर एयर पोल्यूशन के बारे में आप देखिए. व्हाट इज द मीनिंग बेसिकली फॉर द इंडोर एयर पोल्यूशन? एक्चुअली जब हम अभी क्या है, विंटर्स चल रहा है, इन विंटर सीजन वी यूजुअली स्लीप इन द रूम. रात को क्या करते हैं हम, पूरा रूम बंद करके ब्लोअर चला देते हैं. ठीक है. रूम गर्म हो गया, ventilation is not there, then what kind of problems occurs? Problem is कि वहां पे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता चला गया. दैट इज कॉल्ड so many kind of causes related to indoor air pollution. You can see here. We work, study, eat, drink and sleep in an enclosed environment. One हो गया. Children, women more exposed to risks, radon gases, burning of dung, cakes for fuel, wood, kerosene. Kerosene भी जलाते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा. केरोसिन तो अभी बंद हो गया, हम लोग नहीं जलाते. बट इन इंडिया जो गांव बहुत पिछड़े हैं, बहुत से विलेजेस ऐसे हैं बहुत पिछड़े, वहां पे ये होता है. बर्निंग ऑफ डंग, केक्स फॉर फ्यूल, वुड, केरोसिन, इनकम्प्लीट कंबशन प्रोडक्ट्स, CO, सिगरेट स्मोक. सिगरेट को स्मोकिंग करते हैं तो वहां पे भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है. ठीक है. We discussed everything about this. क्या क्या इफेक्ट होते हैं इसके बारे में हमने डिस्कस किया था. मेन प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फीवर, अदर एलर्जिक डिजीजेस, इरिटेशन ऑफ आईज, नोज एंड थ्रोट. डिस्कस. कार्बन मोनोऑक्साइड हैज डेफिनेटली पावर. SO2 in the air leads to disease of lung. मतलब बहुत सारे डिजीजेस हो जाती हैं, लंग हो जाती है, लंग डिजीज हो जाती है, कैंसर प्रॉब्लम हो जाती है, इरिटेशन इन आईज हो जाती है, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है. इफेक्ट्स ऑफ आर्सेनिक, एस्बेस्टस, मर्क्यूरी, बेंजीन. इफेक्ट ऑन प्लांट्स क्या है? पोल्यूटेंट्स इंटर इनटू, एक तो ह्यूमन पे इफेक्ट होगा, दूसरा क्या होगा, प्लांट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ जाता है. प्लांट्स के ऊपर इफेक्ट कैसे पड़ता है? इंटर्स थ्रू स्टोमेटा, डिस्ट्रॉय क्लोरोफिल.
क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्लोरोफिल बेसिकली फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी करता है, उसको अगर डिस्ट्रॉय कर देगा तो फिर वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। क्यूटिकल्स होते हैं, एक वैक्स लेयर होती है लीफ पे, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्रोसिस होता है, डैमेज ऑफ लीफ स्ट्रक्चर। क्लोरोसिस होता है, रिडक्शन ऑफ क्लोरोफिल। ओके, इपिनेस्टी होता है, डाउनवर्ड कर्लिंग ऑफ लीफ। ठीक है, इफेक्ट ऑन एनिमल एंड मटेरियल, corrosion of metal surface fading, SO2 water from H2S corrosion as well as ठीक है। एयर pollutants mix with the rain water and increase acidity, acidity को बढ़ा देता है। Ozone causes crackling of rubber, मतलब etc. These are some kind of water pollutants and how they are affecting our environment. Visibility हमारी कम हो जाती है, फोटोकेमिकल स्मॉग बना देता है। जैसे अभी ठंडे के टाइम पे आप मॉर्निंग वॉक पे जाओ तो देखोगे पूरा का पूरा स्मॉग, उसके ऊपर व्हाइट मतलब कुहासा जिसे कहते हैं, उसके ऊपर भी बहुत सारे पोल्यूटेंट्स अगर उसकी एनालिसिस की जाए तो बैठे रहते हैं, जो हम इनहेल कर जाते हैं, अपने अंदर ले जाते हैं। ठीक है, हाँ। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात आती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात आती है। एक्चुअली हर एक पोल्यूटेंट के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए, RSPM के लिए, रेस्पिरेटरी सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, SPM के लिए, लेड के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए एक डिफाइंड लिमिट है कि इस लिमिट से ज्यादा अगर कंसंट्रेशन बढ़ गया तो वो हमारे लिए हार्मफुल होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, फिर इसको थोड़ा सा बताते हुए वाटर पॉल्यूशन पे डिस्कस करेंगे। ओके, काइंडली राइट डाउन योर क्वेश्चन आंसर here immediately. Wait. हाँ, गुराजा बोनिया माधवी, ठीक है। देखो, एक आप लोग क्वेश्चन हर क्लास में पूछते हो किस में मोड में एग्जाम होंगे, तो आप ऐसा करो ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी और SOL की वेबसाइट आप काइंडली चेक करते रहो। जिस मोड में एग्जाम होगा ना, जिस दिन हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी उस दिन आपके पास भी इंफॉर्मेशन चली जाएगी, उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि एग्जाम किस डेट पे होगा। SOL की वेबसाइट देखो ना, गूगल पे SOL डालो, सीधे वेबसाइट आ जाएगी, चेक करते रहो, उसमें नोटिसेस वाले कॉर्नर पे। हिमांशु अग्रवाल, आप बोल रहे हैं कि ये आपका पहला क्लास है, पिछले का कैसे कवर होगा? हिमांशु अग्रवाल, देखो आपको SOL की वेबसाइट पे चले जाना, वहां पे आपको बुक मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो आपको जिस मीडियम में पढ़ना है, टोटल 7 यूनिट्स हैं सिलेबस इसका, उसमें आपको कवर करना है, वो आप वहां से देख लेना। ठीक है, वहां पे आपको पूरा का पूरा डिटेल मिल जाएगा कि किस बुक से पढ़ना है और आई मीन कितना है सिलेबस, क्या क्या टॉपिक्स हैं, वो सारा का सारा आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन? यूनिट 5th है ये, यूनिट 5th चल रही है। ठीक है, अच्छा क्या है पैन? पैन की बात पूछ रहे हो आप कि पैन क्या होता है? सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैन? इनसे पैन मींस पर ऑक्सिल नाइट्रेट, इसको बोलते हैं पैन को। इसका जो फुल फॉर्म होता है, ये कंपाउंड होता है जो फोटोकेमिकल रिएक्शन से बनता है। कंटेमिनेंट्स जो होते हैं वो जब रिलीज होते हैं एनवायरनमेंट में, प्राइमरी पोल्यूटेंट से जब एनवायरनमेंट में जाते हैं तो वो सेकेंडरी रिएक्शन करके पैन बनाते हैं। ठीक है, कंबसन ऑफ ऑर्गेनिक फ्यूल से बेसिकली ये बनता है। जब ऑर्गेनिक फ्यूल को हम जलाते हैं ना, तो उसके कंबसन से जो जनरेट होता है उससे बनता है। प्लांट को बहुत ज्यादा इंजुरी कर देता है जो पैन क्रिएट होता है, मतलब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स गया एनवायरनमेंट में, वहां पे पर ऑक्सिल नाइट्रेट क्रिएट किया, वो जब प्लांट पे आता है तो वो बहुत ज्यादा उसको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये फुल फॉर्म है। 5th यूनिट चल रही है। ठीक है, दीपक कुमार 5th यूनिट चल रही है। दिस इज ओके, सो काइंडली लेट अस टेक अवर स्लाइड्स। ठीक है, तो आपको टोटल जिसकी पहली क्लास है उसको मैं बता दूं, आपका 7th यूनिट है टोटल, जिसमें से आपकी 5वीं यूनिट चल रही है, इसके बाद 2 यूनिट और आपकी बचेगी जो आपको कवर करना होगा। ठीक है, अब देखो ये है कुछ डिफाइंड लिमिट है, जैसे हम 3 ग्लास ऑफ वाटर में पी सकता हूँ, लेकिन मैंने 10 ग्लास पी लिया तो मेरे लिए हार्मफुल हो गया। वैसे ही इन्वायरमेंट में हर एक चीज की एक डिफाइंड लिमिट है। सल्फर डाइऑक्साइड
इंडस्ट्रियल एरिया में 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से 120 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा। ठीक है, रेजिडेंशियल में कुछ और है, कुछ एरिया सेंसिटिव एरिया में कुछ और है। ठीक है, तो ये एक डिफाइंड क्राइटेरिया है जिसको हम एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं, जिसके बेसिस से हम बताते हैं कि वहां पे वो पोल्यूटेंट कितना है, किस लेवल पे है। ओके, कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन पे आ जाते हैं कि हाउ टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन। Proper air pollution control devices in the industries using low sulfur coal, regular engine tune-up, replacement of old, more polluting vehicles, using mass transport system, bicycles, shifting to less polluting fuels, planting more trees, no to firecrackers in Diwali and other occasions. ठीक है, मतलब हमको फायर क्रैकर नहीं यूज करना है दिवाली या अदर ओकेजन पे, प्लांटेशन ज्यादा से ज्यादा करना है, शिफ्टिंग टू लेस पोल्यूटिंग फ्यूल्स means what we are basically using, we are using fossil fuel, that is petrol, diesel, etc. and if we use biodiesel जो जेट्रोफा से बनता है, ये सब हम यूज करते हैं। ठीक है, there are some control devices like cyclone separator, bag house filters are there। ठीक है, साइक्लोन सेपरेटर है, बैग हाउस फिल्टर है, इसके थ्रू हम पोल्यूटेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक एयर प्यूरिफायर, बहुत सारी जगह पे देखो, अभी दिल्ली में कुछ रेस्टोरेंट ओपन हुए हैं जहाँ पे एयर प्यूरिफायर का कॉन्सेप्ट है। दे आर बेसिकली प्यूरिफाइंग द एयर, वहाँ पे एयर तो प्यूरिफाई हो जाता है सॉरी, एयर जब प्यूरिफाई हो जाता है तो प्यूरिफाई होने के बाद वो एयर, उसके लिए हमको एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप गूगल करोगे कि एयर प्यूरिफायर या मतलब फ्रेश एयर रेस्टोरेंट इन दिल्ली, तो आपको मिल जाएगा। तो जैसे एक डिस्ट्रिक्ट का स्ट्रक्चर होता है, वहां पे डीएम एसडीएम होते हैं, सेम काइंड ऑफ थिंग विद द फॉर कंट्रोलिंग अवर पोल्यूशन। गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड इन पैरेलल, मतलब उसके उन्होंने स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑर्गेनाइज किया। द मेन वर्क ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज टू ऑर्गेनाइज, इज टू समराइज all the things. They have nearly about 342 operating stations covering 127 cities में इन्होंने अपना पूरा का पूरा नेटवर्क फैला रखा है। So what basically they do, the main agenda and main work they do is like if any industry, any textile industry is producing 100 products in a day and they are generating air and water pollutants. So government told CPCB, as per the norms, and CPCB directed that industry don't produce 100 products, more than 100 products in a day. But if the industry is producing 150 products or 200 products, then definitely there will be increase in pollutants and pollution in our atmosphere. Okay. सीपीसीबी बोलता है 100 बनाओ, उसने बना दिया 150, सीपीसीबी के नॉर्म्स के हिसाब से 150 होना चाहिए, तो वहां पे पोल्यूशन बढ़ जाएगा। तो सीपीसीबी उसी को कंट्रोल करता है, देखता है। ठीक है, ये सीपीसीबी का कॉन्सेप्ट है, एसपीसीबी का कॉन्सेप्ट है, और रिसर्च भी करते हैं, दे आर आल्सो एम्प्लॉयड इन रिसर्च एंड ऑल। ओके, देन वाटर पोल्यूशन, व्हाट इज द बेसिक definition of water pollution? Any undesirable change in the physical, chemical, biological structure of the water is called as the water pollution. Then types of sources, one is point and another is non-point source. What is the meaning of point and non-point? Non-point source means the pollutants emitted directly from a single point, and if we collect pollutant from a different source, that is called as a non-point source. Okay, examples include runoff, excess fertilizer, herbicide. You heard about the Ganga Action Plan. That kind of plan had two phases, has two phases, Ganga Action Plan 1, Ganga Action Plan 2. Okay, so the main funda of Ganga Action Plan to collect all the wastewater and sewage water from the domestic and the sewage water from the city, and to treat them for the agricultural use. STP बनाते हैं हर एक सिटी के किनारे पे, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है। ठीक है, अब देखो हाउ वी कैन डिफरेंशिएट वाटर पोल्यूशन, कितने टाइप्स में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हाउ मेनी टाइप्स? वन इज सरफेस वाटर पोल्यूशन, second is groundwater pollution, third is marine water pollution. Surface water pollution includes pond में जो pollution हो रहा है, rivers में जो pollution हो रहा है, etc. ठीक है, groundwater pollution, as we know, our main source of drinking water is groundwater. ठीक है,
उसके बाद हम मैराइन पोल्यूशन की बात करते हैं, जो कि हम गूगल पे देखते रहते हैं, बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं कि मैराइन में डिफरेंट प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है या कोई किसी टाइप का पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ये सब ठीक है। ओके, सो डोमेस्टिक सीवेज ये क्या है? surface water pollution की हम बात कर रहे हैं, refers to waste water that is discarded from household, also referred to as sanitary sewage. Such other contains a wide variety of dissolved and suspended impurities. Okay, the main organic materials are food and vegetable waste. Plant nutrients come from chemical sources, washing powders, etc. Domestic sewage is also very likely to contain disease-causing microbe. फिर हम इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट की बात करते हैं डोमेस्टिक के बाद। डोमेस्टिक हमारा क्या क्या है? डोमेस्टिक बेसिकली हमारा पहला किचन वेस्ट, दूसरा वॉशिंग के थ्रू जो वेस्ट निकला, चाहे हम कपड़े वॉश कर रहे हैं, नहा रहे हैं, एक्सेट्रा। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट क्या है? वेस्ट वाटर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग या केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री दैट कैन बी कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, ठीक है। क्या क्या निकलता है? क्रोमियम, मरकरी, लेड, कॉपर, कैडमियम, इस तरह के इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट निकलते हैं, ठीक है। लाइक इफ वी टॉक अबाउट द टैनरी इंडस्ट्री से क्या निकलेगा? क्रोमियम निकलता है, लेड निकलता है, कैडमियम तक निकलता है, ठीक है। ऐसे ही ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री है। टैनरी हो गया, लाइक हमारा टैनरी इंडस्ट्री से जो मिल रहा है उससे हमारे सूज बन रहे हैं, लेदर सूज की हम जो बात करते हैं, ठीक है। तीसरा सिंथेटिक डिटर्जेंट एंड ऑयल्स, ये सब जो निकलते हैं। डिटर्जेंट ऑयल क्या है? किसी भी इंडस्ट्री को साफ करने के लिए, कपड़े को साफ करने के लिए जो ऑयल निकलता है वो तो हमारा यही होता है ना, सिंथेटिक डिटर्जेंट एंड सिंथेटिक ऑयल ही होता है। एग्रीकल्चरल runoff, we are we are using and promoting fertilizer, किसके लिए हम कर रहे हैं? एग्रीकल्चरल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब एग्रीकल्चरल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हमने यूज किया पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स और फर्टिलाइजर का। सम ऑफ द फर्टिलाइजर्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स एंड एक्सेस जो बचा रह जाता है वो पानी के साथ पॉन्ड में चला जाता है, वो पॉन्ड को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, ठीक। Nitrogen and phosphorus to water, called eutrophication. Eutrophication means excessive growth of any plant in any water body, maybe pond or maybe in river system. जैसे अभी गर्मियों के टाइम में इन समर्स एंड इन रेनी सीजन्स इकोलनिया होता है, इकोलनिया को हिंदी में जलकुंभ भी बोलते हैं। वो क्या करता है? पूरे के पूरे एरिया को, जितना भी एरिया होता है पॉन्ड का, उसको पूरा कवर कर लेता है। वहां पे क्या कर देता है? एल्गल मतलब वो और जो भी अदर प्लांट स्पीसीज होती है उनको हटा देता है, दबा देता है, ठीक है। तो वो यूट्रोफिकेशन हो गया, ठीक है। फिर नाइट्रेट कंसंट्रेशन बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट, ठीक है। दैट मींस ये लिटिल बिट है हमारा सरफेस वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड। अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन है? अब ग्राउंड वाटर लेंगे फिर आगे चलेंगे। यूनिट 5 चल रही है पोल्यूशन। यस अक्षरा, आपका एसओएल मटेरियल इज इनफ इन द विद द पॉइंट जो भी है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली। बुक से अगर आप पढ़ना तब भी आप सिलेबस देख लेना कि आपको पढ़ना क्या क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। सिलेबस को आपको कवर करना है, किसी भी पर्टिकुलरली एक बुक पे नहीं जानना है। एसओएल का जो मटेरियल दिया है वो इनफ है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। थारो स्टडी कर दी है, इराक बरूचा की बुक आती है, गूगल पे अवेलेबल है, उसको देख लो, इराक बरूचा की बुक, उससे पूरा का पूरा पढ़ सकते हो। एनोनिमस देखिए, पीपीटी तो मैं नहीं शेयर कर सकता क्योंकि यहाँ पे शेयर का ऑप्शन नहीं आता, बट हमारी पीपीटीज जो है एडमिन के पास होती हैं, तो अगर वो शेयर करना चाहेंगे तो आपको कर सकते हैं। तो आप लोग आई थिंक आप लोगों का कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोग बात कर सकते हो इसके बारे में। अगर आप डेली क्लास लेते हो तो आपको शायद बताया गया होगा फर्स्ट सेकेंड क्लास में अपनी बात को कहाँ पे रखना है आपको, तो आप वहाँ पे रखो। बाकी हम आपकी बात को वो करेंगे कि भाई आपको पीपीटी शेयर कर दिया जाए। एग्जाम देखिए जो भी है आपको वेबसाइट पे देखना पड़ेगा कि किस मोड में एग्जाम होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, ये जो भी होगा आप उस पर देखते रहो तो आपको पता चल जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी वेबसाइट एंड एसओएल वेबसाइट। कवर कैसे करूं हिमांशु?
हाँ, आपको ना सिलेबस कवर करना है, आप सिलेबस को कवर करो ना, आपको ज्यादा इधर उधर नहीं देखना है, जस्ट फॉलो द सिलेबस, आपको सिलेबस ही कवर करना है, ठीक है। और उससे ज्यादा आप वो मत करो, किसी भी बुक में, किसी भी डिफरेंट बुक्स में जाने की जरूरत नहीं है, आपका जो भी है स्टडी मटेरियल वो आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको आप देखोगे इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है, आपका कवर हो जाएगा इजली। RSPM के लिए किसी ने पूछा है कि इस RSPM का फुल फॉर्म क्या है। RSPM का मतलब होता है रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, मतलब बहुत ही फाइन पार्टिकल होता है, रेस्पिरेबल होता है, बहुत ही फाइन पार्टिकल होता है। नंबर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, बहुत सारी उसके साथ हेल्थ प्रॉब्लम जुड़ी हुई होती हैं, ब्रीदिंग की, अस्थमा की। रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, RSPM का यही फॉर्म होता है। एग्रीकल्चरल रनऑफ वो है कि जैसे हमने फर्टिलाइजर को यूज कर दिया तनु, ठीक है, कुछ तो प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया, जो एक्सेस में बचा रहता है, जो प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है नाइट्रोजन को या हमारी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर को, वो जब बारिश होती है तो उसके साथ जो बह जाता है, वो हमारा एग्रीकल्चरल रनऑफ है, ठीक है। और एक चीज देखो, हम लोगों को सिलेबस वगैरह दिया गया है, व्हाई यू आर आस्किंग फॉर द सिलेबस एंड ऑल, आई डोंट नो, ठीक है। एक जल्दी चलिए, मैं एक सिलेबस तो आपको जब क्लासेस दी गई थी तभी आपको दे दिया गया होगा, ठीक है। फिर भी मैं एक लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही सिलेबस है, समथिंग जैसे आपका सिलेबस है वैसे ही ये सिलेबस है, बट आप अपने सिलेबस को फॉलो करना, उसमें भी यही दिया होगा आई होप, क्योंकि ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। बाकी बुक है आपके पास पूरा का पूरा, पूरा मटेरियल आपका नेट पे दिया हुआ है। एक मिनट रुकिए, मैं आपको सिलेबस और बुक एक बार शेयर कर देता हूँ फिर से, अगर आपके क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। ये मैंने सिलेबस शेयर कर दिया और बुक शेयर कर दिया, सिलेबस लेकिन आप अपना फॉलो करना, ये मैंने इसलिए शेयर कर दिया कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पड़ा हुआ था, ठीक है। अगर आप बार बार पूछ रहे हो तो जस्ट सी हियर अबाउट योर सिलेबस एंड योर मटेरियल ऑफ बुक, इराक बरूचा की बुक मैंने शेयर की है, ठीक है। और एनी क्वेश्चन, ठीक है, एग्रीकल्चर आप बता दिया तनु, ठीक है। चलो हम फिर वाटर पोल्यूशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। सी हियर व्हाट इज द वाटर पोल्यूशन, ओहो, ठीक है। पॉइंट्स और नॉन पॉइंट मैंने बता दिया, सीवेज हो गया, सरफेस वाटर पोल्यूशन हो गया, फिर हमारा ग्राउंड वाटर हो गया, फिर मैराइन पोल्यूशन हो गया, ये सरफेस वाटर हो गया, सरफेस मैंने बता दिया। एग्रीकल्चर रनऑफ, ये देखो तनु, फिर से स्लाइड देख लो क्या क्या है। फर्टिलाइजर हमने यूज किया, पेस्टिसाइड यूज किया, ठीक है। अब उसमें से कुछ तो एब्जॉर्ब हो गया और जो बच गया वो हमारा पानी के साथ बह गया, वही हमारा एग्रीकल्चर रनऑफ है, जो यूट्रोफिकेशन कॉज करता है, एल्गल ब्लूम कॉज करता है, ठीक है। अब ग्राउंड वाटर पोल्यूशन की हम बात कर सकते हैं। सपोज हम किसी इंडस्ट्री की बात करते हैं, उस इंडस्ट्री से फ्लोराइड निकलता है, उस फ्लोराइड को जो वाटर होता है वो वाटर के फॉर्म में डाल दिया जाता है वहां पे एक पॉन्ड बना के, धीमे धीमे क्या होगा, वो फ्लोराइड होगा या कोई भी सब्सटेंस होगा, धीमे 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 नाइट्रोजनियस सब्सटेंस ही होगा, लीचेट के फॉर्म में वो जाके ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट कर देगा, ठीक है। वो होता है हमारा ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। चलो आगे बात करते हैं इसके बाद। फ्लोराइड पॉइजनिंग में देखो क्या क्या हो जाता है, बॉडी देखो, बॉडी में कैसी डिफॉर्मिटी आ जाती है फ्लोराइड पॉइजनिंग से, स्केलेटन फ्लोरोसिस हो जाता है, टीथ में व्हाइट व्हाइट येलो पड़ जाता है, ठीक है। इंडिया के 65% विलेजेस हैं जो फ्लोराइड पॉइजनिंग के शिकार हैं, ठीक है। आर्सेनिक पॉइजनिंग, नेक्स्ट इज आर्सेनिक पॉइजनिंग। व्हाट इज आर्सेनिक पॉइजनिंग? हाई लेवल ऑफ arsenic above the permissible level of 50 ppb are found in alluvial plains of Ganga, ठीक है। Arsenic contamination in drinking water causes a disease called as arseniocosis, for which there is no effective treatment. Arsenic problems you can see here in the pictorial diagram, हाथ पे कैसे spot पड़े हुए हैं। Depletion of dissolved oxygen, eutrophication, pathogen, biomagnification, genetic deformities, blue baby syndrome, Minamata disease, इटाई इटाई।
So there are 3 kind of diseases related with the water poisoning. ठीक है, कौन कौन से? ब्लू बेबी सिंड्रोम, मिनेमेटा, इटाई इटाई, 3 तरह की डिजीज होती हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर इसके बारे में जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है पहले ये जानो। Blue baby syndrome and methanoglobemia is caused by decreased ability to blood to carry oxygen. Actually, our blood have a carrying capacity for the oxygen. ठीक है, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ब्लड में तो आदमी को बहुत सारी डिफॉर्मिटी होती है, दिक्कत हो जाती है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम या मिथेनोग्लोबिमिया नाइट्रेट कंसंट्रेशन के एक्सेस की वजह से होती है। ओके, somewhere this is written that मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, disease can be caused by intake of water and vegetables high in nitrate exposure. Okay, the lips are even the skin start to take on a blue coloration, hence the common name is blue baby syndrome disease. ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम क्यों हुआ? मिथेनोग्लोबिमिया हो गया, इज कॉज्ड बाय द डिक्रीज्ड एबिलिटी ऑफ ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन ड्यू टू इनटेक ऑफ वाटर एंड वेजिटेबल्स हाई इन नाइट्रेट एक्सपोजर टू केमिकल। ठीक है, जब पानी में नाइट्रेट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, हमने ले लिया, हमारी बॉडी नीली पड़ने लगी, ब्लू ब्लू हो गया। ठीक है, that's why this is called as a blue baby syndrome, and the second name is blue baby methanoglobemia. Okay, second is Minamata disease. Minamata disease first detected in 1956 in Minamata, Japan, where due to mercury poisoning. Mercury was used in the industrial production of acetaldehyde discharged into a nearby bay and was ingested by the organism. वो nearby bay में mercury को छोड़ दिया गया था, उसमें क्या हुआ, fishes and other creatures जो सी में थे उनकी बॉडी में चला गया, and when we ate that वो हमारी बॉडी में आ गया, और मरकरी की वजह से जो पॉइजनिंग हुई वो हमको मिनेमेटा डिजीज कहलाती है। मेथिल मरकरी की वजह से हुई थी, बेसिकली मरकरी का ही फॉर्म है मेथिल मरकरी। ठीक है, देन थर्ड डिजीज इज इटाई इटाई। cadmium poisoning, due to cadmium poisoning, itai caused due to cadmium poisoning. Cadmium was released into river by mining companies. This cadmium contaminated water was used to irrigate rice field, और वो फिर राइस में आ गया, फिर राइस के फॉर्म से हमारी बॉडी में आ गया। आउच आउच भी इसको बोलते हैं। सबसे पहले जापान में ये डिटेक्ट किया गया था 1912 में। ओके, सो दिस इज द there is some diseases due to water poisoning, water pollution. Okay, अब देखो यहाँ पे है कुछ पेस्टिसाइड्स हैं, लेड है, पेट्रोकेमिकल्स है, क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट्स है, अदर हैवी मेटल्स है। ओके, and what is the biological magnification and biomagnification? This occurs if a pollutant such as DDT or mercury or PCB is picked up by an organism. Okay, picked up by an organism and is not broken down or eliminated from its body. Instead, the pollutants collect in body tissue. So you can understand about the biological magnification. Okay, pathogen speed, depletion of oxygen. Okay, so this is something about your water pollution, sources of water pollution, and what kind of effect we are facing now. Okay, so we can define water pollution into 3 different types. One is surface water, second is marine water, and third is groundwater pollution. Okay, so let's go ahead. How to control the water pollution? In the slide you can see there are some different methods in a pictorial diagram. Treatment of water before living in water bodies. What is the meaning of this? That कि हम अपने घर का जो वाटर है, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है या इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है, उसको हम कलेक्ट कर लें और उसको ट्रीट करें। ठीक है, रिस्टोरेशन ऑफ पोल्यूटेड वाटर बॉडीज, गंगा एक्शन प्लान 2 फेजेस में चला था, गैप 1 गैप 2। रिवर वाटर मॉनिटरिंग, रिवर के वाटर की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, दैट हाउ मच
this is affected with what amount of pollutant. Okay, and here is the marine pollution. Marine pollution के बारे में भी मैंने बताया ना, तीसरा टाइप होता है. Marine pollution is caused due to sewage sludge, industrial effluent, detergent, solid waste, plastic, etc. Sources क्या क्या होते हैं? River bring pollutants from the drainage basin, catchment areas, human settlements, oil drilling and shipments. ये causes होते हैं. क्या इफेक्ट डालता है? Fishes so mortality. Fishes decay होने लगती है, मरने लगती है. Oil disrupt the insulating capacity of feathers. Due to the loss of the buoyancy and subsequent drowning of birds causes death को cause कर देता है. अब इसका कंट्रोल कैसे करेंगे? Effluent को डिस्चार्ज नहीं करना है. Effluent should not be discharged. Treatment before discharge. Treatment discharge. Strict law enforcement. Rules and regulations बनाए जाने चाहिए. ठीक है. Minimum development activities on shore. ठीक है. CRZ Coastal Regulation Act. Okay. Then, as I told you earlier, there are some rules and regulations and some of the agencies which are established by Government of India to monitor and to examine all kind of activities which are polluting our water bodies, SPCB and CPCB. So there is a huge network having 445 covering 445 rivers, 154 lakes, and so many water bodies. Okay. So this is all about our water pollution. What is water pollution and what is the source of water pollution? Okay, how to control water pollution and types of water pollution. We discuss all the things in the slides. ठीक है. अब हम आप लोगों का क्वेश्चन आंसर लेते हैं अगर कुछ है आपका तो. माधवी, आपके पास सिलेबस है ना जो एसओएल से दिया गया है सिलेबस, आप उसको कवर करो. मैं एसओएल का सिलेबस नहीं दे रहा हूँ. एसओएल का सिलेबस एसओएल की वेबसाइट पे पड़ा है. दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस किसी ने मांगा था, समथिंग वो सिमिलर ही है इसलिए मैंने दे दिया था. तो माधवी, आप पर्टिकुलरली आपको जो सिलेबस दिया गया है वही आपको फॉलो करना है. एग्जाम का ऑफिशियल नोटिस, अभी तो आपकी क्लासेस चल रही हैं तो अभी तो मोस्ट प्रोबेबली 28 ये मंथ तो क्लास चलेगा ही, तो आई थिंक मार्च में ही होना चाहिए एग्जाम से रिलेटेड. अक्षरा, काइंडली सी द बुक. आपके बुक में ही दिया है वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन, ये दोनों है आपके बुक में. ठीक है. वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, पोल्यूशन का मेन टॉपिक है आपके बुक में कवर है. ठीक है. बाकी मैंने अभी ओके सपना, मैंने अभी शेयर जो बुक की है उसमें भी बहुत सारा टॉपिक दिया हुआ है, आप देख सकते हो. यस, इटाई इज कॉल्ड एज आउच आउच डिजीज. देखिए क्वेश्चन से रिलेटेड ये है कि हो भी सकते हैं एक दो क्वेश्चन ऐसे भी हो जो केस स्टडी से रिलेटेड हो सकते हैं. केस स्टडी में आपका आउच आउच है या इटाई है, मिनेमेटो डिजीज हो गया जो मैंने 3 बताया, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो गया. ठीक है. देखिए हमारे आइडिया से एग्जाम किस मोड में होंगे वी कैन नॉट से, वो आपका उस पे आ जाएगा. मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, आपके उस पे क्या कहते हैं वेबसाइट पे आएगा. काइंडली आप वेबसाइट चेक करते रहो जैसे ही आपके एग्जाम का नोटिस होता है. ठीक है. हाँ, इसमें से जिस सिलेबस के लिए आप वही सिलेबस कवर करो जो आपके इधर से मिला है, एसओएल की तरफ से मिला है. डोंट गो एनीवेयर. सिलेबस आपको जो एसओएल की वेबसाइट पे है, एसओएल से जो मिला हुआ है, इसलिए आपको वहीं से कवर करना है. मैं अभी ओपन कर रहा था एसओएल की वेबसाइट वाला सिलेबस, वो ओपन हो नहीं रहा था इसलिए मैंने जो भी मिल गया मेरे को मैंने वो लिंक दे दिया. एग्जैक्टली सेम ही है, लिटिल बिट डिफरेंसेस है. ठीक है. बुक इराक बरूचा की मैंने अभी शेयर कर दी, उसमें पूरा का पूरा मटेरियल दिया है. अगर आपको एक्सेस में पढ़ना है वैसे वो बुक जो एसओएल में की तरफ से दी गई है दैट इज सफिशिएंट फॉर योर स्टडी पर्पज. ठीक है. चलो हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा और लेते हैं. हाँ, थर्मल पोल्यूशन क्या है. आई होप कि वाटर पोल्यूशन आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ गया है. सो
एयर और वाटर पोल्यूशन क्लियरली समझ में आ गया है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ वेस्ट हीट इन द वाटर विच कैन कॉज अनडिजायरेबल चेंज इन नेचुरल एनवायरनमेंट। कोई भी एग्जांपल हो, कोई भी इंडस्ट्री है, इफ देयर इज एनी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, देन वहां पे जो प्रोसेस होगा, वाटर आएगा उसके अंदर, उसको कूल करेगा और जो वहां की हीट है उसको एब्जॉर्ब करके वो पॉन्ड में या रिवर में डाल दिया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे ही एयर के केस में भी होगा, वहां पे बहुत सारी एक्सेसिव गैसेस निकलेंगी जिनको एयर चिमनी के थ्रू ऊपर निकाल दिया जाता है, ठीक है, जैसे वो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट से बाहर चले जाए, ठीक है। तो ये जो वाटर होता है, जो एक्सेसिव हीट को मशीनरी जब चलती है, सपोज हम बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं या कार चलाते हैं, तो उसका जो साइलेंसर होता है, तो वहां पे एक्सेसिव हीट जनरेट होती है, कुछ भी कंबसन होता है तो हीट जनरेट होती है। तो इस हीट को जब हम पानी डालते हैं तो वहां पे इमीडिएटली क्या होता है, भाप बनने लगता है। तो वैसे ही जो हीट जनरेट होती है इंडस्ट्री की, उसको पॉन्ड में डाल दिया जाता है, कुछ तो पॉन्ड में चला गया, नंबर 1। एक्सेसिव जो बचा पॉन्ड के अलावा रिवर में चला गया, तो वो ये जो हीट होती है वो क्या जनरेट करती है, उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, फिशेस या पॉन्ड इकोसिस्टम को प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। वाटर का फ्लोरा एंड फाना डिके होने लगता है। सो presence of waste heat in the water which can cause undesirable change in the natural environment is called as a thermal pollution. Okay, so what are the causes there? Heat producing industries, as I told just, okay. Power plants utilize only 1/3 energy produced by fossil fuel. Rest is wasted as heat. Okay. Cold water is taken from water body for cooling, used and left in the water body back with increase of 10 to 15. There is a unit to for the analysis of thermal, that is DEG. Okay. तो ये कैसे इफेक्ट डालता है? Oxygen penetration decreases, dissolved oxygen also reduces as the solubility is decreased. Heat kills fishes, समझ में तो आई है, heat kills fishes and other aquatic life. टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, टॉक्सिसिटी ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल इंक्रीज विच इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि जब मशीनरी को साफ करेगा तो उसके साथ बहुत सारा केमिकल भी लेके आएगा। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इंक्रीज एट हाई टेम्परेचर रिक्वायरिंग मोर ऑक्सीजन, स्पैविंग इज डिस्टर्ब, फिश माइग्रेशन इज इफेक्टेड, बहुत सी जगह की फिश माइग्रेशन होता है ना फिशेस का, कोल्ड वाटर से थोड़ा सा जिधर गर्म पानी होता है उधर की तरफ या इधर से कोल्ड वाटर की तरफ, ऐसा करके फिश माइग्रेशन इज अफेक्टेड। ओके, कंपोजिशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना चेंजेस, टेम्परेचर टॉलरेंट स्पीशीज स्टार्ट डेवलपिंग। ओके, देन हाउ टू कंट्रोल द थर्मल पोल्यूशन? कूलिंग पॉन्ड्स, कूलिंग टावर्स, स्प्रे पॉन्ड्स एंड स्प्रिंकलर्स लगाए जाते हैं। बहुत सी इंडस्ट्रियल यूनिट्स में आप जाओ तो आपको दिखेगा ये सब स्प्रिंकलर और इस टाइप के कूलिंग पॉन्ड्स दिखेंगे जो पूरी मशीनरी को कूल करते रहते हैं, ठीक है। सो दिस इज लिटिल बिट अबाउट योर थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन में समझ में आ गया, नहीं आया है तो काइंडली आस्क मी एनीथिंग। आपको वाटर, एयर और थर्मल में जो नहीं समझ में आया है पूछो मुझसे। आपका टोटल जो है 9 यूनिट्स है, तो आई होप कि इस मंथ में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है एनोनिमस। जो आपका क्वेश्चन है आपका इसी मंथ में सारी क्लासेस कंप्लीट हो जानी चाहिए एज पर माय व्यू। अक्षरा आप देख लेना, एसएल बुक में आपको मिल जाएगा जब आप गो थ्रू करोगे हिंदी इंग्लिश में। वाटर पोल्यूशन आपको मिल जाएगा, एयर पोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दिस। और क्या है आपका क्वेश्चन? एग्जाम का नहीं पता, आप देखते रहो, इस पे काइंडली गो थ्रू करते रहो जो भी होगा, ठीक है। सपना मैं थर्मल पोल्यूशन रिपीट कर देता हूँ, और किसी का, क्योंकि अब फिर मैं आपके क्वेश्चन आंसर नहीं लूंगा, जो पूछना है आप पूछ लीजिए, फिर मैं क्लास को क्लोज करूंगा ना 10 मिनट के बाद। तो जस्ट राइट योर क्वेश्चंस, इफ एनीबॉडी हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन प्लीज
राइट इमीडिएटली। बुक से रिलेटेड बुक दे दिया मैंने, अभी सिलेबस भी दे दिया, बाकी सिलेबस तो है ही आपके पास। ओके चलो थर्मल पॉल्यूशन लेते हैं सपना का क्वेश्चन, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। ओके ठीक है, देखो थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है बेसिकली समझो हिंदी में, कि जो भी कोई भी इंडस्ट्री होती है, चाहे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, और एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री, वहां पे जब प्रोसेस होता है, जब बनता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आवर क्लॉथ्स है सपोज, तो एक्सेस वाटर जो होता है ना, पानी आता है उस मशीनरी के अंदर, एक कूलिंग पॉन्ड लगा होता है, उस कूलिंग पॉन्ड से या कूलिंग टैप से होता है, निकल के फिर बाहर चला जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, ये मशीनरी है, कर्सर देखो मूव करा रहा हूँ, सपोज इसके पीछे कहीं मशीनरी लगी हुई थी, ठीक है, तो जितनी भी हीट जनरेट हुई वो पूरा का पूरा यहाँ डाल दिया जाता है, जितनी भी हीट जनरेट हुई, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये वाटर गया, कोल्ड वाटर गया, और कोल्ड वाटर जा करके इसकी हीट को एब्जॉर्ब करके यहाँ से इसके थ्रू निकल जाता है, ठीक है, यहाँ से इसके थ्रू निकल जाता है। तो ये क्या करता है, ये कूलिंग इफेक्ट देता है, और ये जो कूलिंग इफेक्ट होता है क्या होता है, ये उस प्लांट को कूल कर देता है। यही है हमारा थर्मल पॉल्यूशन, कि जो हमारा एक्सेसिव हीट, वाटर हीट इसके साथ वाटर के साथ निकली और पॉन्ड में गई, और पॉन्ड में जा करके वहां पे इफेक्ट करता है फ्लोरा एंड फाना को, प्लांट एंड एनिमल्स को, वो हमारा थर्मल पॉल्यूशन कहलाता है। यू कैन सी आल्सो हियर, जैसे ये कोई इंडस्ट्रियल यूनिट है तो यहाँ पे स्प्रिंकलर लगा दिया जाता है, वाटर की छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं, ड्रॉपलेट्स होते हैं जो चलते रहते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे स्प्रिंकलर घूमता है राउंड राउंड, और उससे जो वाटर निकलता है वो उसको कूल करता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली, थर्मल पॉल्यूशन क्या है, कि जो एक्सेसिव हीट निकलती है, चाहे वो जिस फॉर्म में वाटर में आती है, वाटर में आकर के वहां के प्लांट और एनिमल्स को किल करती है, वो हमारा थर्मल पॉल्यूशन कहलाता है। ओके क्लियर है? अब मैं फिर से बता देता हूँ, प्रेजेंस ऑफ वेस्ट हीट इन द वाटर व्हिच कैन कॉज अनडिजायरेबल चेंज इन नेचुरल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज ए थर्मल पॉल्यूशन, ठीक है। हीट प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज है, पावर प्लांट्स है, cold water is taken from water body for cooling, used and left in the water body back with increase of 10 to 15 DEG। DEG एक यूनिट होती है, ठीक है। इफेक्ट क्या है, ऑक्सीजन penetration decreases, dissolved oxygen also reduces as the solubility decrease, heat kills fishes and other aquatic life, toxicity of pesticides and chemical increase with increase in temperature, sparing is disturbed, fish migration is affected, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ फ्लोरा एंड फना चेंज, टेम्परेचर टॉलरेंट स्पीसीज स्टार्ट डेवलपिंग, ठीक है। अब बहुत सी स्पीसीज जैसे कहीं कहीं पे कोल्ड वाटर होता है तो उनको हॉट वाटर या लिटिल बिट वार्म वाटर की जरूरत होती है, तो वो कोल्ड से वार्म वाटर की जब वो फिशेज माइग्रेट करती हैं, 10 to 15 किलोमीटर माइग्रेट कर जाती हैं, ठीक है। तो अगर ये पोल्यूटेंट्स वाला जो वाटर है, जो हीट एक्सेसिव हीट वाला वाटर है, वो हर जगह पे रहेगा, तो पानी का हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाएगा, और जब एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाएगा तो फिर वहां पे क्या है कि वहां पे फिशेस की जो लाइफ साइकिल है वो अफेक्ट हो जाएगी, एंड इफ द लाइफ साइकिल ऑफ फिश इज अफेक्टेड देन डेफिनेटली देयर विल बी अ इम्बैलेंस इन aquatic life and aquatic ecosystem of that particular pond or lake or marine whichever, okay. Oxygen penetration decrease, digital oxygen also reduces as the solubility is decreased, DO कम हो जाता है, the amount of oxygen dissolved in the water is called as dissolved oxygen। So अगर वहां पे हीट हो जाएगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है वहां पे, the solubility is also decreased, okay। ये समझ में आ गया क्लियरली आपको थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है?
ठीक है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन मैं आपको दिखाता हूँ, किसी ने पूछा है। 1 मिनट, स्लाइड में फिर से शो करता हूँ। वेट, तो आ गया। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, 1 मिनट। Biological magnification occurs with the pollutants such as DDT, mercury, or PCB is picked up by the organism, is most broken down and is not broken down, eliminated from its body. Instead, the pollutant collects in body tissue. देखो, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब है कि सपोज कोई चीज हमारी बॉडी में आ गई और वो हमारी बॉडी के फूड चेन में टूटती ही नहीं है, ब्रेक नहीं हो पाती है, ठीक है, और वो एक फूड चेन में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, मतलब एक ही फूड चेन में वो चलती रहती है। जैसे वाटर में कोई सब्सटेंस था, ठीक है, अब वो प्रोड्यूसर में आ गया, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में आ गया, कंज्यूमर से प्राइमरी कंज्यूमर में आ गया, सेकेंडरी कंज्यूमर में आ गया, सेकेंडरी के बाद ये टर्शियरी कंज्यूमर में आ गया, ठीक है। तो ये हमारा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहलाता है, ठीक है। Biological magnification is the accumulation of a chemical by an organism from water and food exposure, that result in concentration that is greater than would have resulted from water exposure only, ठीक है। 1 मिनट में सिंपल वर्ड्स में आपको समझा देता हूं क्या होता है कि सपोज हमने व्हीट के राइस की फील्ड में नाइट्रोजन डाल दिया, ठीक है। वो नाइट्रोजन जब हमने खाया, हमने व्हीट या राइस को लिया, तो वो एक्सेस उस व्हीट राइस के साथ हमारी बॉडी में आ गया, ना। अगर उसी व्हीट या राइस को मान लो रैट ने खा लिया, रैट सपोज, ठीक है, रैट ने खा लिया, रैट को ईगल ने खा लिया, तो वो ईगल की बॉडी में चला गया, हमारी बॉडी में आ गया। हमारा जब यहाँ कोई ह्यूमन बॉडी डिके हुई, तो डिके होने के बाद क्या हुआ कि वो माइक्रोब्स ने खाया, मतलब कि एक साइकिल चलती रहती है, ठीक है। किसी फील्ड में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का यूज है, ग्रास लैंड है, ग्रास को कौन खाएगा, ग्रासोफर खाएगा, उसकी बॉडी में आ गया। ग्रासोफर को कौन खाता है, फ्रॉग्स, तो दैट विल गॉन टू फ्रॉग में चला गया। फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक में चला गया, स्नेक विल बी ईटन बाय द हॉक्स, मतलब जो बाज होता है उसके थ्रू, तो उसमें चला गया, और वो जब डिके हुआ तो फिर वो बॉडी में आ गया। दैट इज कॉल्ड एज अ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। जो उसका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसका एक रास्ता बन जाता है, ठीक है, ठीक है। जैसे DDT है, मरकरी है, PCB है, picked up by an organism and is not broken down or eliminated from its body. Instead, the pollutants collects in body tissue. वो बॉडी में ही रह जाते हैं ये सारे के सारे pollutants, ठीक है। तो ये हमारा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहलाता है। अब देखो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में क्या क्या है, लेड है, पेट्रोकेमिकल, क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट्स है, अदर हैवी मेटल्स है, एक्सेट्रा, ये सारा का सारा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में आता है। इज इट क्लियर नाउ, कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके स्टूडेंट, फिर आज की क्लास को हम क्लोज करते हैं एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में सॉइल पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन के बारे में, नॉइज और सॉइल के बारे में बात होगी, और ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, सो वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। हाँ सर, एंड कर दें सर? हेलो, हाँ सर, एंड कर दीजिए। ओके हाँ सर, एंड कर दीजिए। थैंक यू। ओके सर, ओके।